राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमारी रीच बढ़ेगी और इस वीडियो को शेयर भी करें। हज़रत ओवैसी जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। हज़रत ओवैसी कल बायकॉट करके निकल गए मीटिंग को, और मीटिंग को बायकॉट करके निकल गए और बाहर कहे कि भाई अब हम देखिए हम इसको सड़कों पर लड़ेंगे। सड़कों पर क्यों लड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारी जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं वो ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई। मैंने आपको कल बताया था पसमानदा बॉडी के बारे में। अब पता चला कि एक कोई दरगाह वाली बॉडी है वो भी आ गई और उसने भी इनकी मुखालफत कर दी। कल हज़रत ओवैसी ने एक बड़ी बात कह दी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात उन्होंने जो है वो स्वीकार कर ली। और स्वीकार करके क्या कहा कि देखिए इस वक्त यूपी में, वैसे यूपी में बताऊं कि सबसे अधिक वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो यूपी में ही है, और यूपी वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है, कुछ चुनिंदा उन प्रदेशों में से है जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग अलग है। और यहाँ पर कुल 1,21,000 एकड़ ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। तो कल हज़रत ओवैसी ने खड़े होकर कहा, बाहर आके अंदर आके नहीं, अंदर नहीं बोले, ये बाहर आके बोला कि भाई ये जो है आप ये इसमें वक्फ बाई यूज़र का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो 1,21,000 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में से, उसमें 1,12,000 के पास कागजात नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये खुद एडमिट कर रहे हैं, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, बता रहे हैं स्वयं कि कितना बड़ा फ्रॉड वक्फ के नाम पर हो रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 93% जो वक्फ की ज़मीन है वो बिना कागजात के है, बिना मिल्कियत के, बिना ओनरशिप के, बिना स्वामित्व के है। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि 1995 में जब कांग्रेस राज में नया वक्फ एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1995, उसमें प्रावधान कर दिया गया वक्फ बाई यूज़र का। अब ये देखिए कि वक्फ जो है, जो बताए गए हैं इस 1995 एक्ट में, उनको 3 तरह से वक्फ बता दिया गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा विचित्र है। बड़ा विचित्र इसलिए है कि ये वही वाली बात जो मैं कहता हूँ बार बार कि एक कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है। इस स्पेशल प्रोविज़न के पीछे जो पूरी की पूरी नीयत और जो मंशा है वो ये है कि भाई ये लोग ही यहाँ के ओरिजिनल मालिक हैं, और इसलिए जो मालिकाना हक़ है इनका है, और चूँकि ये ओरिजिनल मालिक है इसलिए इनको कुछ विशेषाधिकार हैं। और ये कहाँ से आता है? ये पूरे के पूरे हमारे जो आलिम उलमा और जो आपके जो एलीट है, मुसलमानों का जो अशराफ वर्ग है, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये पूरी की पूरी जो भारत की धरती है, ये ज़मीन है, ये दारुल खिलाफा है, यानी खलीफा की ज़मीन है, पूरा भारत खलीफा की ज़मीन है। और इसलिए इसमें से जो भी यहाँ की जो मिल्कियत है वो सब उनकी है। और धीरे धीरे चूँकि इस वक्त जो है उनके लिए एक असुविधा सी है, डेमोक्रेसी के नाम पे एक असुविधा सी है, हिंदू मेजॉरिटी के नाम पर, तो उनको धीरे धीरे ये सब क्लेम करनी है। और इसके लिए वो धीरे 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 जिस तरह से जो है ना वो चूहा कुतरता है और बिल बनाता है अपना लंबा, उसी तरह से ये धीरे धीरे जो है ये जिसको हम कहते हैं एक्ट बाई एक्ट, लेजिस्लेशन बाई लेजिस्लेशन, रूल बाई रूल, ये पूरे भारत की डेमोक्रेसी में सेंध लगाते गए हैं, उसमें एक बिल बनाते गए हैं ऐसा बड़ा, जिससे कि धीरे धीरे सारी ज़मीन इनके पास आ जाए। और ये वक्फ बाई यूज़र के कॉन्सेप्ट से ही सिद्ध होती है। इसीलिए आप ये देखें कि कोई भी अभी भी आप देखें 4 दिन पहले यह खबर आई कि दिल्ली के 6 बड़े मंदिरों पर
वक्फ़ ने क्लेम दे दिया है। वक्फ़ ने क्लेम दे देने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है कि अगर आपको वक्फ़ ने क्लेम कर लिया है और उन्होंने अपने पंजिका में, अपने जो रजिस्टर में उसको रजिस्टर कर लिया है, तो फिर अब आपके पास और कोई चारा नहीं है अलावा इसके कि साहब आप उन्हीं से जाके फरियाद करें और जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए। आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, तो सारे रास्ते आपके लिए बंद हैं। हाई कोर्ट तो वैसे तो पूरी तरह से ब्लेम कर रखा है, हाई कोर्ट ने अपने लिए जुरिस्डिक्शन क्रिएट कर लिया बाद में ये कह के कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके लिए तो एक्सेस सभी को, आप किसी की भी एक्सेस जो है बंद नहीं कर सकते। वरना उसमें तो ये लिखा है कि decision of the tribunal shall be final and shall not be appealed to in any other court, ये लिखा हुआ है उसके अंदर। ये सारे प्रावधान अब हटाए जा रहे हैं और बाय राइट अपील का प्रोविजन डाला जा रहा है। और ये भी किया जा रहा है कि अब जो वक्फ ट्राइब्यूनल होगा उसमें एक जो पहले दिया हुआ था कि साहब कि हाँ साहब एक मौलाना साहब जो हैं उसके अंदर नेसेसरीली बैठेंगे, और मौलाना साहब की जो हिकमत होती है, जो उनकी विजडम होती है और जो उनकी नॉलेज होती है, अब उसके सामने तो बेचारे बाकी जो एक सरकारी मुलाजिम होता है और एक जज साहब होते हैं वो कहाँ ठहरते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में अधिकतर फैसले जो हैं वो इन्हीं कब्जाधारियों के विरुद्ध ही आते हैं। और एक्ट भी ऐसा बना हुआ है, एक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि भाई पहले यदि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ आया भी हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी धारा 108 है जो कहती है कि इट शैल प्रिवेल ओवर ऑल अदर एक्ट्स, या ओवर राइडिंग पावर है इसको। अब वक्फ बाई यूज़र क्या होता है? वक्फ बाई यूज़र ये होता है कि साहब कि अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति की, या अगर व्यक्ति की नहीं हो तो मान लीजिए शाहजहाँ की ही है या औरंगज़ेब की ही है या उससे भी पुरानी कोई है, कहीं भी प्रॉपर्टी है और उसको अगर किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है या किया गया था कभी, अभी यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कभी किया गया था, तो वो जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल सॉ मिल्स वाले केस में, या जिंदल सॉ मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का बड़ा फेमस केस है, उस जिंदल सॉ मिल्स वाले केस में ये कह दिया था कि भैया ओनरशिप तो प्रूव करनी पड़ेगी। क्या हुआ था कि भाई उनको एक बड़ी माइनिंग लीज मिली भीलवाड़ा ज़िले में, और उस माइनिंग लीज के बीच में ठीक जहाँ उनकी माइन आनी थी वहाँ पर एक कोई पुराना सा स्ट्रक्चर था जो पता चला कि भाई कभी किसी मस्जिद के रूप में कभी उपयोग में लाया गया होगा। वक्फ ने उसको वक्फ बाई यूज़र में अपनी प्रॉपर्टी बना लिया और कहा कि साहब ये तो हमारी ज़मीन है, यहाँ पर आप नहीं आ सकते। उनका पूरा का पूरा जो प्लान था, माइनिंग प्लान, वही फेल हो गया। तब वो गए हाई कोर्ट में, गए हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसाइड कर दिया, तो फिर वक्फ बोर्ड जो है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिंदल सॉ के फेवर में ही डिसाइड कर दिया। तो ये जिंदल सॉ मिल्स वाला केस जो है, इससे ये वक्फ बाई यूज़र को बड़ा धक्का लगा। और ये आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार होती ना, तो ये कुछ और भी नया कुछ ले आते जो इस जजमेंट को नलिफाई कर देता। दूसरा होता है वक्त अल खिदमत, और वो खिदमत वाला जो होता है वो ट्रस्ट की तरह होता है, जो कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए ग्रांट टाइप की होती है। तो वो तो ठीक है, वो एक प्रॉपर जिसको ग्रांट कह सकते हैं, जैसे ट्रस्ट बना देते हैं या पब्लिक के लिए कुछ ग्रांट कर देते हैं या पब्लिक सोसाइटी बना देते हैं, उस तरह की बात है। इसकी संख्या जो है 10% से भी कम है इस पूरे वक्फ में। एक और जो फर्जीवाड़ा कर रखा है वो वक्फुल औलाद है। वक्फुल औलाद मतलब ये होता क्या है कि भाई लड़कियों को बाहर करने के लिए, यानी लड़कियों के लिए मुस्लिम लॉ में कुछ प्रोविजंस हैं, तो उन लड़कियों को बाहर करने के लिए वो वक्फुल औलाद कर देते हैं। अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है उसको वक्फ बना के ये कह देते हैं कि साहब कि इसका जो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो लड़के को मिलेगा या लड़कों को मिलेगा या पोतों को मिलेगा, या मतलब बेसिकली इसको महिलाओं को इससे बाहर करने के लिए। तो अब ये नए वक्फ एक्ट में ये वक्फ बाई यूज़र और वक्फुल औलाद ये दोनों जो हैं ये हटाए जा रहे हैं। इसको लेके इनके पेट में दर्द हो रहा है। और तो और एक भाई दरगाह वाले जो सज्जाद नशीन आए थे, उन्होंने वैसे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल का तो समर्थन कर दिया, उन्होंने नई डिमांड रख दी
कि साहब दरगाह बोर्ड अलग बना दो। अरे भैया कोई दरगाह बोर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वक्फ का मिसयूज़ इन्हीं इलीगल मज़ारों और इलीगल दरगाहों की वजह से हो रहा है। कहीं भी एक चादर बिछा दो और कह दो कि साहब कि यहाँ पर हमारे सज्जादा नशीन पीर साहब जो हैं यहाँ दफन हैं। अभी पुष्कर धामी जी ने उत्तराखंड में 400 ऐसी मज़ारें जो हैं वो हटवाई हैं और उसका सबका खुदान करके देखा हुआ है, उसको खोद के देखा गया है और उसमें पाया गया है कि किसी में कोई सज्जादा नशीन नहीं विराज रहे हैं। वहाँ कहीं कुछ भी नहीं मिला, कोई अवशेष नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन बस कब्ज़ा करने के लिए, लैंड जिहाद करने के लिए ये दरगाह मज़ार बनाने का धंधा भी बहुत अच्छा है। तो सज्जादा नशीन जी, हम आपके इस कथन का स्वागत करते हैं कि भाई आप अमेंडमेंट बिल के साथ में हैं, उसके लिए तो स्वागत है। लेकिन भाई साहब हम बहुत कुछ समझते भी हैं। हम समझते हैं कि आप जो है इसमें क्विड प्रो को करना चाहते हो। सॉरी, हम आपके साथ इस मामले में नहीं है कि कोई दरगाह बोर्ड बनाया जाए। एक वक्फ बोर्ड जो है उसी ने इतना सारा तमाशा कर रखा है। अब आप दरगाहों के लिए लेजिटिमेसी चाहते हो कि साहब के हाँ ठीक है कुछ सौदेबाजी कर ली जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब हज़रत ओवैसी को भी रोने दो, और ये दरगाह मज़ार वाले जो हैं वो कुछ और चाहते हैं तो भाई ठीक है, आप अनकंडीशनल सपोर्ट कीजिए, उसका स्वागत है। किसी प्रकार की कंडीशन मान्य नहीं होगी और ये जो फर्जीवाड़ा है ये वक्फ का, ये सिरे से समाप्त किया जाएगा, खारिज किया जाएगा। अब जेपीसी के लोग जो हैं अब वो जाएंगे स्थान स्थान पर जाके लोगों से मिलेंगे, हितधारकों से मिलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। और उसमें भी यही सामने आएगा जो पसमानदा लोगों ने कहा है कि भैया ये वक्फ जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसका जो अशराफ वर्ग है इसका पूरा मिसयूज़ करके और भारत को दारुल खिलाफा बनाने का षड्यंत्र कर रहा है। वो नहीं होगा। अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।